नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्यपरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो अभी अगला वीडियो आए हमारा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। चलिए ठीक है, अपनी क्लास की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है? यानी कि जो ज्वाला चलती है, यानी कि जैसे आपने कभी देखा होगा जैसे मोमबत्ती चलाते हैं तो मोमबत्ती ऐसी रहती है, तो अब उसके ऊपर ये ज्वाला ऐसे चलती है, तो उसका सबसे गर्म भाग कौन सा होगा? अप्रदीप्त जोन, प्रदीप्त जोन, नीला जोन या डार्क जोन। यानी कि यहाँ पर जो ज्वाला जलेगी तो सबसे ज़्यादा यहाँ तो उसमें नहीं रहेगी, सबसे ज़्यादा गर्मी अब ऊपर हाथ रखते हैं तो अपने को इस जगह पर दिखाई देती है। यानी कि जो अप्रदीप्त जोन होता है वहाँ पर ज्वाला सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका क्वेश्चन आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अप्रदीप्त जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण से क्या होता है? यानी कि जो स्वपरागण है, यानी कि एक पौधे का उसी पौधे के पुष्प से परागण होता है। एक पौधे में दो पुष्प होते हैं, एक पुष्प का उसी पुष्प से परागण होगा, तो उसमें अंतिसंकरण होता है, बाह्य संकरण होता है या अंत संकरण होता है। तो स्वपरागण से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अंतःसंकरण। चलिए इसका आंसर लगा देते हैं अंतःसंकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, मतलब जब आप पत्थर है उसको गहरी झील में फेंक रहे हैं तो उत्प्लावन बल कैसे कार्य करेगा? उत्प्लावन बल यानी कि वो जो बल लगता है, हम पत्थर को किसी को फेंकते हैं तो वो वापस उतनी ही उसके ऊपर आने के लिए जोर लगाता है। यानी कि आप भी अगर कभी किसी कुएं में या तालाब में, नदी में कूदे होंगे तो आप कूदते हैं तो एक बार तो पानी हमको बाहर फेंक देता है, तो वो क्या अंदर से भी पानी रिटर्न बल लगाता है, उसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो अगर एक पत्थर फेंकेंगे तो वो हमेशा नियत रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? तो हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो जो उत्प्लावन बल है वो हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि वो तो जैसे पत्थर फेंकेंगे तो वो उसको बराबर ही बल लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? यानी कि हमारे पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और हार्मोन। इन चारों में से कौन सा एक तत्व बताना है अपने को जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और हार्मोन। तो आप सभी को पता ही है प्रोटीन और हार्मोन बहुत ही जल्दी पच जाते हैं और बहुत कम ऊर्जा प्रदान करते हैं, और हार्मोन को तो इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि ये तो मुंह में ही पच जाते हैं, और इसलिए इनको हार्मोन को तो इंजेक्शन के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। और प्रोटीन बहुत जल्दी पच जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप सभी को पता है कि जैसे मानव शरीर की जो ये पेट का लेवल है ऐसा होता है, तो यहाँ पर उसके आमाशय वगैरह है, तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जमा होती है, उसके बाद फैट जमा होती है यानी वसा। तो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भाशय काल औसतन कितना होता है? यानी कि मनुष्य है उसमें गर्भाशय काल पूछा है, तो आप सभी को पता ही है कि मनुष्य में गर्भाशय काल 9 महीने का होता है, 9 महीने का। तो एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं, तो 9 महीने हैं, तो 9 चौक कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, यानी कि जो 36 से या 38 सप्ताह हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 से 38 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? यानी कि अरुण ग्रह हमारे 9 उपग्रह हैं, ग्रह है सॉरी, तो उनके उसके अरुण ग्रह के कितने उपग्रह है ये पूछा है। तो अरुण ग्रह के 13 उपग्रह है, 4 है, 2 है या 3 है? तो अरुण ग्रह के 13 उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपेनोसोमा जानवर से जानवर या मानव में संचालित होती है, किसके द्वारा? यानी जो ट्रिपेनोसोमा जो बीमारी है वो जानवर से जानवर में होती है और मानव में भी संचालित होती है। जब जानवर मानव के ऊपर बैठ खा जाता है या उसके संपर्क में आता है तो उसके भी हो जाती है। तो ये किस किस के द्वारा होती है? बेसी फ्लाई के द्वारा होती है, एस्पाइरोकेटस के द्वारा होती है, सीसी फ्लाई के द्वारा होती है या सैंड फ्लाई के द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसी फ्लाई। जो ट्रिपेनोसोमा जो है रोग वो जानवर से फैलता है, फैलता जानवर से ही है, लेकिन वो जानवर से मानव में भी फैल जाता है और जानवर से जानवर में भी फैलता है। चलिए इसका क्वेश्चन होगा हमारा सीसी फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला 8वां क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? यानी कि जो पृथ्वी है उसे सबसे निकट कौन सा है?
तो आप सभी को पता है कि सूर्य भी एक तारा है। तो जैसे कि हमारा ये सूर्य हो गया, तो उसके बाद हमारे पास ग्रह है, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो ये जो ध्रुव तारा है, नहीं सॉरी, पृथ्वी है, यानी कि ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये जो हमारी पृथ्वी है इससे कौन से सबसे निकट है, यानी कि सबसे ज़्यादा निकट तो सूर्य भी एक तारा है तो वो निकट है, लेकिन यहाँ सूर्य के अलावा पूछा गया है। तो सूर्य के अलावा जो सबसे निकट है वो है हमारी अल्फा सेंचुरी, जो पृथ्वी के सबसे निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी कि जब हमारी वर्षा हो जाती है तो उसके उपरांत इंद्रधनुष किधर दिखाई देता है? सूर्य के विपरीत, सूर्य की तरफ, किसी भी परिस्थिति में होता है, सूर्य से कोई संबंध नहीं होता है, सूर्य की अनुपस्थिति में दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के विपरीत, यानी कि जिधर से सूर्य उगता है इंद्रधनुष उधर नहीं बल्कि उसके विपरीत दिशा में होता है। यानी कि जगह अगर सूर्य, जैसे कि अपनी ये दिशा है, ये होगी पूर्व, ये पश्चिम, या उत्तर और ये दक्षिण, तो अगर सूर्य इधर से राइज होता है तो इधर इंद्रधनुष बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जैसे जैसे चलता जाएगा शाम तक इंद्रधनुष इधर आ जाता है, मतलब सॉरी, सूर्य शाम तक पश्चिम में आ जाता है, तो ये इंद्रधनुष अगर शाम को वर्षा होगी उसके बाद दिखाई देगा तो ये पूर्व में दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के कंकाल में होती है, मतलब जो मानव है वयस्क, यानी आप सभी को पता है 18 साल के बाद मानव वयस्क की गिनती में आता है। तो उसके बाद उसके कंकाल में क्या होती है, मतलब हड्डियों के बारे में पूछा है। 206 होती है, 260 होती है, 214 होती है और 204 होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जब बच्चा रहता है मानव का, शिशु, यानी कि उसमें 15 या 16 साल तक उस बच्चे में 206 हड्डियाँ नहीं होती है। जैसे आप सभी को पता है इसका आंसर तो 206 हस्तियाँ होती है, लेकिन जो बचपन में बच्चों में 206 हस्तियाँ नहीं होती है, ज़्यादा होती है। जो अपने पीछे जो लंबी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें यहाँ से सर्विक्स होती है और ग्रीवा बोलते हैं जिसको, और लास्ट में उसके एक 5 अस्थियों होती है, 5 होती है उसकी लंबर, और 5 लास्ट में होती है कोक्कीजियल। तो ये सॉरी 4 लंबर होती है और 5 कोक्कीजियल होती है। तो ये पाँचों मिलकर एक हड्डी बनाती है और ये भी चारों मिलकर एक हड्डी बनाती है। तो उसके बाद हमारे मानव में 206 हड्डियाँ ही रह जाती है। उससे पहले हम बच्चों में 214 हड्डियाँ होती है बचपन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति जो एस्बेस्टस से प्रभावित है, वायु प्रदूषण वाले स्थान पर रहता है, निम्न में से कौन सा अंग उसका जो सर्वाधिक प्रभावित होगा? यानी कि जो व्यक्ति एस्बेस्टस से प्रभावित जगह है, मतलब वहाँ जो एस्बेस्टस है, जो तत्व होता है एस्बेस्टस, उसकी उपस्थिति है वहाँ पर, और अगर वो व्यक्ति वहाँ पर काम करता है तो उससे सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होगा? तो उसका सबसे ज़्यादा आप दोस्त फेफड़े प्रभावित होंगे, त्वचा होगी, गला होगा या नेत्र होगा। तो आप सभी को पता है कि एस्बेस्टस जो डायरेक्ट सांस के द्वारा अंदर जाता है शरीर में, बाहर शरीर की किसी की जो त्वचा को, गले को, नेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो डायरेक्ट फेफड़े में जाता है और फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल की कौन सी सजा नहीं होगा या सतह है? हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को वापस पृथ्वी पर भेज देती है? समताप मंडल, शोभ मंडल या आयन मंडल? तो आप सभी को पता है कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें परतें हैं जो हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा भी करती है, तो और पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव भी बनाती है। तो वो कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को वापस पृथ्वी पर भेज देती है? तो दोस्तों इसका मैं बता दूं आपको, जो आयन मंडल है, सॉरी एक मिनट, जो आयन मंडल है ये पृथ्वी पर किरणों को वापस भेज देता है, क्योंकि आयन मंडल में बहुत सारी गैसों का समूह पाया जाता है, तो ये वापस उस रेडियो किरणों को पृथ्वी पर ऊपर नहीं जाने देता है, जैसे हमारा वापस पृथ्वी पर गर्मी बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, किसी चीज़ को जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास किस प्रवृत्ति का होता है? यानी कि जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो ग्लास कौन सी प्रवृत्ति का है? उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस? तो दोस्तों किसी चीज़ को जो गलाने के लिए जो ग्लास उपयुक्त होता है वो उत्तल लेंस प्रवृत्ति का होता है। आप सभी को पता है कि अपने बचपन में छोटे थे तो बॉक्स में एक ऐसा बना होकर आता था, उसमें यहाँ शीशा लगा हुआ था। बहुत सारे बच्चे, हमने भी किया है, आप में से किसी ने किया होगा,
तो कागज़ पे रख के धूप की तरफ रख कर उसको धूप को एक जगह निशान किया जाता था। वो उत्तल लेंस होता था, वो सारी धूप को एक जगह केंद्रित कर देता था या बीच में केंद्रित कर देता था, जिससे वहाँ पे जल जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 14 है हमारा, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? यानी कि जो ये रोग दिए गए हैं इनमें से विषाणु जनित रोग कौन सा है? बाल पित्त, बोनापन, करली टॉप ऑफ शगर बीट, पीत एस्टर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी बीमारी पेड़ पौधों में होती है, ये मनुष्य की बीमारी नहीं है। पेड़ पौधों में भी आप में बहुत सारे पता है बीमारी आती है। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं ये विषाणु जनित रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी कि जो हमारा मानव शरीर है उसमें कोशिका में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर गुणसूत्र, टोटल गुणसूत्र पूछे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 46। जोड़ी नहीं पूछी है, वरना अगर जोड़ी पूछते हैं तो 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में और महिला में 22 जोड़ी तो दोनों सेम होती है, एक से एक। 23वीं जोड़ी जो होती है, एक मिनट, जो 23वीं जोड़ी जो होती है वो महिला में फीमेल और मेल। 22 जोड़ी तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, और 23वीं जोड़ी दोनों में एक्स एक्स है। और जो 23वीं जोड़ी है वो महिला में तो एक्स एक्स ही होती है, और पुरुष में यानी कि मेल में एक्स वाई होती है, तो जिससे उसके बच्चे का निर्धारण होता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें गुणसूत्र पूछे हैं, ना कि जोड़ी पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार स्टार्च को किस में अपघटित कर देती है? यानी कि जो लार होती है हमारे मनुष्य मुँह में, मनुष्य के मुंह में, हर जानवर के मुंह में, जो भी मैमल से सबके मुंह में रहती है, सलाइवा बोलते हैं उसको, तो वो स्टार्च को किस में अपघटित कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो लार जो है वो स्टार्च को लाइपेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में बदल देती है। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता ही होगा, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कारखानों में अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कि जो अभ्रक है उसको किस कारखाने में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है लोहा व इस्पात, कांच व बर्तन, और चीनी उद्योग और विद्युत। तो आप सभी को बताइए इसका आंसर बता देता हूँ। जो विद्युत में जहाँ विद्युत बनती है वहाँ पर अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, जहाँ पर विद्युत बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? यानी कि जो मानव हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार, 74 बार, 76 बार, 80 बार। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा 72 बार। यानी कि जो वयस्क मानव का शरीर है उसका हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, ये जो मानव का हृदय है प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, तो इसको ये बताइए आप कि ये नियंत्रण किसके द्वारा होता है? क्योंकि बहुत सारी बार मनुष्य का जब ब्रेन डेड हो जाती है, यानी उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है, तब उसका हृदय धड़कता रहता है। तो हृदय किससे धड़कता है? जब पूरा शरीर का नियंत्रण मनुष्य के सिर द्वारा होता है, यानी मस्तिष्क के द्वारा, जिसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पीयूष ग्रंथि टोटल होते हैं, वहाँ से हृदय नियंत्रण होता है। 12 जोड़ी नर्व है हमारी, वो हर सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो हृदय का कैसे धड़कता है अगर वो ब्रेन डेड होने के बाद भी? इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताइए, अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे सबसे पहले इसके द्वारा नहीं देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये देखिए नर्वस सिस्टम का ही आ गया। भूख जो है वो जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले अंग का नाम। यानी कि भूख, जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है यानी हमारे शरीर में? तो हमसे पूछा कौन क्या है ऑप्शन, थैलेमस, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? भूख, जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करता है वो मस्तिष्क का वो भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा हमारे में भूख, जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
20वां क्वेश्चन है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ब्रेड, फफूंद, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु। जीवित कोशिका के बारे में पूछा और वो भी सबसे छोटी कोशिका के बारे में। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी कौन सी है? जीवित कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों इससे थोड़ा मैं डिस्टर्ब करूंगा, आपको एक बात बता देता हूं। अब हमारे चैनल पर इसी तरह हम जनरल साइंस के वीडियो, MPGK के वीडियो, हिंदी, इंग्लिश सभी प्रकार के MPSI के फुल सिलेबस का वीडियो कराते हैं। साथ ही SSGD वगैरह UPTED, MPTED, रीट सभी की तैयारी करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम अगला कौन सा भी वीडियो बनाए तो आपकी नोटिफिकेशन उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है सर, आपका सहयोग की सदा हमें भावना रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है रक्तचाप को बढ़ाने के लिए, दर्द निवारण के लिए, गठिया के उपचार के लिए, अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए। यानी जो रेसर पाइन है वो एक दवाई, उसका उपयोग किस इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए किया जाता है? रेसर पाइन का उपयोग जो होगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि जो अधिक रक्तचाप, यानी कि जो हाई BP होता है, ब्लड प्रेशर, यानी कि व्यक्ति जब ज़्यादा घबराहट ज़्यादा हो जाती है उसे एकदम, तो उसको कम करने के लिए ही रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि गुरुत्व, जो ग्रेविटेशन का नियम था, ग्रेविटी का, वो सबसे पहले तो प्रतिपादन उसका बहुत सारों ने किया था, लेकिन सटीक और सही किसका माना गया है? तो हमारे जो न्यूटन हैं इनका गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ग्रेविटी का, वो सही माना गया है। इनके अलावा न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए हैं, चलिए तो आप सभी को इसका आंसर पता हो गया है। गुरुत्व का वैश्विक नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? यानी कि जो गुब्बारे होते हैं, बलून, उनको फुलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? जैसे कि हम तो मुंह से फुला देते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी पार्टियां वगैरह होती है तो उनमें एक मशीन के द्वारा, कंप्रेसर बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा फुलाया जाता है। तो हीलियम गैस होती है, हवा होती है, हाइड्रोजन होती है या नाइट्रोजन होती है? तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता है? कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। गुब्बारों को फुलाने के लिए जो गैस होती है वो हीलियम भरी जाती है गुब्बारों में। और आप सभी को बताइए जो हीलियम है वो अक्रिय गैस है। हीलियम गैस का जितना भी ग्रुप है पूरा सब अक्रिय गैसों का ग्रुप है ये। चलिए आपको बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है कास्टिक सोडा को लिनसीड तेल के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यानी कि जो कास्टिक सोडा है उसको लिनसीड तेल के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ईंधन, प्लास्टिक, उर्वरक या साबुन? इन चारों ऑप्शन में से हम अगर कास्टिक सोडा को लिनसीड तेल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक? तो दोस्तों अगर कास्टिक सोडा को हम लिनसीड तेल के साथ गर्म करते हैं तो हमें साबुन मिलता है। जो हमारा साबुन बनता है वो कास्टिक सोडा के साथ लिनसीड तेल को मिला के उसकी क्रिया होती है, इसमें एक उत्प्रेरक भी लगता है, उसके द्वारा फिर साबुन प्राप्त होता है हमें। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25वां प्रश्न है प्रबल अम्लों को रखने के लिए किससे बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है? आप सभी को बताइए दोस्तों कि जो हमारे प्रबल अम्ल होते हैं उनको हम हर किसी बर्तन में नहीं रख सकते हैं। जैसे कि अब हमारे घर पे हम कुछ सामान लेते हैं तो हर किसी बर्तन में ले लेते हैं, लेकिन जो अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, उनको हम हर किसी सामान में नहीं ले सकते क्योंकि वो किसी न किसी यौगिक के साथ क्रिया कर लेता है। जैसे कि अगर हम स्टील के बर्तन में लेते हैं तो वो उससे भी क्रिया कर लेगा, कांच में लेते हैं तो वो उससे भी क्रिया कर लेगा। तो हमें इसका ऑप्शन बताना है प्रबल अम्लों को रखने के लिए किससे बने कंटेनर का उपयोग होता है? प्लेटिनम, लेड, तांबा या कांसा? तो दोस्तों प्रबल अम्ल को जो रखने के लिए कंटेनर बनाया जाता है वो लेड का कंटेनर होता है। जो लेड जो यौगिक है उसके द्वारा बने कंटेनर में प्रबल अम्लों को रखा जाता है।
चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और हम हमारे आपके लिए इसी तरह की और महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे 25 प्रश्न हैं आपकी बिल्कुल परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं और हम ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ के लाएंगे आपके जो सबसे अच्छे और हमेशा आने वाले हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे यही विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, हम कल फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।